मेरा नाम टायरन है। मैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी, ये 1980 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था। उसका नाम जॉन था। ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद जब मैं थक जाता था तो जॉन और मैं अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते थे। फिर कुछ दूरी तक वो ट्रक चलाता था। ये घटना ब्राज़ीलियन नेशनल हाईवे की है। जब मैं उस रास्ते से गुज़रता था तो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वो रास्ता अपने आप में ही बहुत भयानक है। वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ है। उस हाईवे का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा जंगल में आता है। जब भी किसी ट्रकर को अपनी डिलीवरी जल्दी करनी होती है तो वो लोग वही रास्ता निकल जाते हैं। नेशनल हाईवे का वो रास्ता एक शॉर्टकट का है जहाँ से वो लोग अपने डिलीवरी पॉइंट पे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा अजीब होती है, इसलिए उन रास्ते पे कोई जाता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे लूट और चोरी बहुत होती है। ट्रकों को रोक के उन्हें लूट लिया जाता है और ट्रक ड्राइवर को मार दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ठंडियों का मौसम था। मेरे और जॉन के पास कोई भी डिलीवरी का काम नहीं था, तो हम लोग उस वक्त अपने ट्रकों में बैठे हुए थे। घरों से झूठ बोल के आए थे कि हमें कहीं जाना है ताकि हम लोग थोड़ी पार्टी कर सके। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और जॉन ने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं भी शराब पीने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज हमारी कंपनी से आया था। दरअसल ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में अचानक ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत थी। वहां हॉस्पिटल में इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थी और हमें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द वहां पे पहुंचाना था। हम सबसे पहले वहीं वेयर हाउस में पहुंचे जहां पे हमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने थे। हम लोग वेयर हाउस से मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके ब्राज़ील के उसी रास्ते से निकल गए और उसी कस्बे में जा रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार हम लोग करें क्या। उस रास्ते से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। वो पूरा रास्ता करीबन 5 घंटे का था। जॉन बिल्कुल भी ट्रक नहीं चला सकता था क्योंकि वो हल्के फुल्के नशे में था, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ट्रक मैं चला रहा था। जॉन काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए जॉन को नींद आ रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद हम लोग हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से हम लोग को शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में वो हिस्सा पूरा जंगलों से ढका हुआ था। वहां की रोड तो कुछ ठीक थी, लेकिन वहां से थोड़ा अंदर जाने के बाद थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है। हालांकि मैं उस रास्ते से 1-2 बार दिन की टाइम निकल चुका हूँ, तो वो रास्ता मुझे तो बहुत अच्छे से याद था। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हमें डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जॉन हल्की फुल्की नींद में था। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला। मैं ये ठान ली थी अगर रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए ट्रक नहीं रोकूंगा। मैं लगातार पुलिस वालों से भी बात कर रहा था क्योंकि उन्हें भी पता ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो मैं उनको अपना प्रॉपर लोकेशन भी बार बार दे रहा था। दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी उसी हाईवे पे आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हाईवे के कुछ ही अंदर जाते वक्त अंदर बहुत ही अंधेरा था। कुछ जगह तो हाईवे ख़राब भी थे। कुछ पेड़ तो टूट के रोड पे नीचे गिरे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जगह की मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे बस उतनी ही लाइट दिखाई दे रही थी जहाँ तक मेरी ट्रक की लाइट जा रही थी। मैं लगातार ट्रक को स्पीड में चला रहा था। तभी मैंने देखा मेरे दाईं तरफ एक काली परछाई खड़ी है जो कि मुझे ट्रक रोकने को बोल रही है। मैं उसके सामने से इतनी तेज़ी से ट्रक को लेके गया कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो एक औरत है या आदमी है। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि साइड में कोई खड़ा है जो कि लिफ्ट मांग रहा है। मैं उसको जल्दी की वजह से देख नहीं पाया। मैंने उसे बाद में बैक मिरर में देखने की कोशिश की,
वो मुझे नहीं दिखा। मैं फिर दोबारा ट्रक को चुपचाप चलाने लगा। मैंने ये ठान रखी थी कि मैं बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकूंगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से मुझे दाएं तरफ फिर कोई एक आदमी दिखाई दिया। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो बिना पूरे कपड़ा का खड़ा था, जबकि वहाँ पे हल्की फुल्की ठंड थी और जंगल की एरिया में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो जंगल में ऐसे खड़ा क्यों था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने ट्रक को नहीं रोका और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। मैंने उसे फिर बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो दोबारा मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उठ नहीं पा रहा था। मैं उस हाईवे के करीबन 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था। मेरे पास वापस जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा दिए हुए लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं किसी से भी किसी तरह का कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने चुपचाप ट्रक चलाने पे ही ध्यान दिया। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं रोड पे जा रहा था और आगे रोड पे खून गिरा हुआ था और वो खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैंने उस खून को देखकर अपनी ट्रक की स्पीड थोड़ा धीमे कर दिया और मैं रास्ते भर उसी खून को देखते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने खून की नदी खुली छोड़ दी हो। पूरी रोड खून से भरी हुई थी। मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। मैं उसी को देखे जा रहा था। फिर मैं अचानक से देखा मेरे ट्रक के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले नंगा खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे ट्रक से कुचल गया और पूरी तरह से दब गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपने ट्रक को रोका और अपने बगल में बैठे जॉन को जगाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा नशे में था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। हालांकि ट्रक से नीचे उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरा और मेरा पैर उसी खून पे पड़ा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाने की कोशिश की, जहाँ पर वो आदमी मेरी ट्रक से कुचला पड़ा हुआ था। मेरी ट्रक उससे करीबन 100 मीटर आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे ट्रक रोकने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। दूर से देखने पे तो ये लग रहा था कि वो मर चुका है। मेरी ट्रक उसके पूरे शरीर पे चढ़ के निकल चुकी थी और वो मर ही गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथों किसी की हत्या हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और रोते हुए जॉन को बुला रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नींद में था। मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर मुझे लगा क्या पता मैं उस आदमी को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी और उसकी दूरी करीबन 5 मीटर की थी। उसका हाथ अचानक से हिलने लगा और उसके हाथ पैर जो मेरे ट्रक के दबने से टूट गए थे और वो दोबारा धीरे धीरे अपने आप सीधे होते गए। ये सब मैंने अपने आँखों से देखी। मेरे ही आंखों के सामने वो आदमी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो गया और वो दोबारा खड़ा होकर मुझे देख रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद वो पूरा नॉर्मल हो गया था, जैसे मुझे पहले दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ ढका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो मेरे तरफ चिल्लाते हुए भागा और मैं अपनी ट्रक के तरफ भागा। वो क्या चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रोड पे पड़े खून की वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं किसी भी तरह भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था उसका पैर में बहुत बुरा तरह का चोट लगा है, लेकिन मेरे आँख के सामने ही वो मर के जिंदा हुआ था। मैं जॉन का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए ट्रक के अंदर जा रहा था।
मैं जॉन को उठाने की कोशिश भी की और जॉन हल्का सा उठा भी, लेकिन वो फिर से सो गया और मैंने ट्रक को दोबारा भगा दिया। जब मैं बैक मिरर में देख रहा था तो वो आदमी मेरे पीछे चलते चलते आ रहा था। उस पूरी रोड पे खून फैला हुआ था। मेरे ट्रक के टायर भी पूरे खून से सने हुए थे। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद मैंने देखा दूसरी साइड से कुछ पुलिस की गाड़ियाँ आ रही है, जो कि शायद मेरे लिए ही आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत जाके उनके पास गाड़ी रोका और उन्होंने पूछा कि मेरा तुमसे कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और जैसे ही मैंने फिर अपने ट्रक के टायर को देखा, वो पूरा एकदम तरह से नॉर्मल था। मैं उन्हें बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना दे रहा हूँ। फिर उन पुलिस की कार में से एक कार उन्हीं जंगल की तरफ से गई जिधर से मैं आ रहा था। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है और रोड पे कोई भी खून के दाग या छींटे कुछ नहीं मिले और ना ही वो आदमी और जिसको मैंने कुचल दिया था। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस चीज़ पे उन्होंने मेरे से ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेडिकल के सारे इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर वो उसके बाद मेरी रिपोर्ट लेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच भी गया और सारे इक्विपमेंट्स दे दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से दोबारा पूछताछ की कि मैं लेट क्यों हो गया था और मेरा कनेक्शन उनसे टूट क्यों गया था। मैंने सारी बातें बताई उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने जॉन से पूछा, लेकिन जॉन तो पूरे रास्ते सो रहा था। फिर उन्होंने जॉन से पूछताछ की तो उन्हें पता चल गया था कि जॉन दारू पी है, लेकिन अब तो उन्होंने मेरी बात पे एकदम भी विश्वास नहीं करने वाले थे। उन्होंने मेरा भी अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन मैंने उस टाइम शराब नहीं पी रखी थी। पुलिस वाले मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने किसी तरह का और नशा कर रखा है, इसलिए शायद मुझे अजीब और गरीब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एकदम सच था। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस ट्रक को हाथ भी नहीं लगाई। जॉन ने मुझे बहुत बार चलने के लिए बोला, लेकिन मेरे अंदर उस आदमी का डर बहुत तरीके से भर चुका था। आखिरकार वो कौन था, वहाँ पे क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये जो अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी और किस लिए दिखाई दे रही थी, इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरा वहम है या सच। अगर ये सच था तो मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं बच गया, और फिर ऐसी घटना मेरे साथ जीवन में दोबारा कभी भी नहीं घटी। लेकिन फिर उस रोड पर मैं दोबारा कभी भी नहीं गया। मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी, उस टाइम करीबन मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था। और इतने साल पुरानी सरकारी आवाज़ की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। पुराने मकान जिनमें ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ था। हमें जो घर अलॉट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हमारा 3रे मंजिल पे एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम था, और वो अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उखड़े हुए थे और दोनों कमरे में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हम लोग को वहीं पे रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था। अब उस पैसे को हम लोग नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे देखने में ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर देखने में भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने पापा को कई बार इसके बारे में बताया भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसके बारे में हाई अथॉरिटी की कंप्लेन कर दिया हूँ और वो इन सब चीज़ का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए
हमारे शिफ्ट होने से पहले करीबन वो 7-8 महीने से घर बंद था, और उससे पहले इस मकान में जो भी रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, ना उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। अब हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे। एक बार रात के करीबन 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला हाँ ठीक है चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था, क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो घर के काफ़ी कोने में बना हुआ था, तो उसको मैं टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पे लाइट जल ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी, लेकिन घर के पुराने दीवार के वजह से काफ़ी डरावना लगता था, इसलिए हम लोग आमतौर पे टॉर्च का यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पे मैं जब उसको आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक से दरवाजे को नॉक किया और वो अंदर डर के वजह से रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया, तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था तो ऊपर से कोई एक छोटा बच्चा उसको झांक के देख रहा था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझको लगा शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको अपने साथ बेड पे ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ये घटना उसने मम्मी को बताई, तो मैंने मम्मी को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अनुज को वो अपने पास सुला लेंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा शायद अनुज उस दिन भी मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पे लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था। मुझे लगा वो खाना खा के दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। तानी जैसे ही दरवाज़ा खुला अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस टाइम अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, वो आके लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी। मेरी ही आंखों के सामने अनुज भागते हुए दरवाजे के अंदर आया मेरे पास, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई ये शायद मेरा वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले मुझे ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर को पीछे से कोई धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैंने अचानक से उठा और पीछे देखा, कोई नहीं था, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में गया और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा, अनुज उनके साथ है?
उन्होंने बताया अनुज वहीं पे सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया वो करीबन 12 बजे से ही वहीं पे सो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पे फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुली। मेरे बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था। उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे कि टीवी के बॉक्स, कुछ कपड़े, कुछ लकड़ियाँ, सब पुराने चीज़ उसी छज्जे पे रखा हुआ करता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बैठ के कोई मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी। नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। उन्होंने मेरी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनते ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे छज्जे पे अभी कोई परछाई दिखाई दी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरे तरफ ही देख रहा था। और कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और उस वक्त अनुज को बाथरूम में भी ऐसा ही कुछ नज़र आया था। जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में सोए। मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के कमरे में जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों भाई रात भर नहीं सोए। अगले ही दिन हम लोग स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद थोड़ी भी देर घर में नहीं रुके। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले गए और कुछ दिन तक हम लोग मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होते रहा हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि अचानक से हमारे बगल से कुछ निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम और अनुज दोनों इस बात पे ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हम लोग ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी वहाँ पे रात में अपने आप शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा उसके कुछ ही दूर ब्लॉक्स हमें दूसरा घर मिल गया और उस ब्लॉक में जो हमें घर मिला था और उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हम लोग से पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोग वो घर क्यों छोड़ दिए थे। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया उन्होंने इस घर को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनको किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था और कभी अचानक से किसी बच्चे की परछाई दिख जाती थी और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था उनकी गैर मौजूदगी पे कोई बच्चा उनके घर में उछल कूद रहा हो और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि मैंने उनको जो भी बात बताई और मैंने अनुज ने जो भी महसूस किया वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था, न ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में वो भटकती हुई बच्चे की आत्मा, इसके बारे में मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोग ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो धैर्य उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पे भटक रही हो। तो इस घटना में बस इतना ही। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ।